नैना अपने घर के सामने खड़ी थी, घर जिसे वो छोड़ने वाली थी। वो और उसका प्रेमी संचित एक नया घर खरीदने वाले थे, मगर अब संचित गायब था तो नए घर का वैसे भी कोई ठिकाना नहीं था। और अब उसका अपना भाई भी गायब हो चुका था, तो घर छोड़ने जैसा कुछ बाकी ही नहीं था। नैना आगे बढ़ी और दरवाजा खटखटाया। उसकी नज़र घर के आहते में रखे कैक्टस प्रजाति के पौधों पर पड़ी, जो सड़ रहे थे। यार, मम्मी से कितना भी कह लूं इनमें पानी ना दिया करे, वो सुधरेंगी नहीं, मार डाला सबको, वो बड़बड़ाई। तभी दरवाजा खुला और नैना ने सामने देखा। दरवाजा उसके पिता ने खोला था। नैना, पापा। नैना अपने पिता के गले लग गई। उसे याद आया उनकी तबीयत खराब हो जाती थी बात बात में। आप टेंशन ना लो, मैं अंकुश को ढूंढ दूंगी, वो उन्हें समझाती हुई बोली। उसके पापा भी अपना चश्मा उतार कर सुबकने लगे। नैना उन्हें अंदर ले आई और बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। कहाँ थी तू नैना, और क्या हो रहा है ये सब? उसके पिता ने पूछा। नैना ने एक गहरी सांस ली। अब भी उसकी आंखों में एकांक के शरीर से निकलते भयंकर पंखों की तस्वीर सी चिपक गई थी, मगर उसने अपना ध्यान हटाया। पापा, अंकुश अकेला नहीं है, वैसे और भी लोग गायब हुए हैं, नैना बोली। क्या? हाँ, मैं बस उनका ही पता लगा रही थी। मम्मी को बताया तो था लौट आऊंगी। समझ गया, उसके पिता कठोर और एक हद तक उपेक्षित स्वर में बोले। ठीक समझे आप, नैना भी रूखे स्वर में बोली। अरे, अंकुश की बात अलग है, लेकिन संचित, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें छोड़कर भाग गया वो? उसके पिता बोले। नैना ने फिर चिढ़कर उन्हें देखा। वो जानती थी कि उसके परिवार में संचित को कोई भी पसंद नहीं करता था। और क्या, अंकुश बच्चा है, पर संचित इतने बड़े जिराफ का कौन अपहरण करने लगा? उसके पिता तंज कसते हुए बोले। नैना बुरी तरह चिढ़ गई। एक असम का गैंडा तक गायब हो चुका है, तो फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बच्चा है या जिराफ, नैना चिढ़ कर बोली। और गैंडा उसने जाहिर है जीत ओबरॉय को कहा था। क्या कहा? आप नहीं समझोगे, मैं सोने जा रही हूँ, बोलकर नैना सीढ़ियों की तरफ बढ़ चली। जाते जाते उसने फलों की टोकरी से एक सेब भी उठा लिया। उसे भूख लगी हुई थी। ऊपर सिर्फ नैना का ही नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई अंकुश का भी कमरा था। नैना को उसकी चिंता भी हो रही थी और याद भी आ रही थी। वो उसके कमरे में पहुंची। बिना अंकुश के उसका ये कमरा कितना सूना सूना सा लग रहा था। नैना ने हर तरफ देखा। उसका बिस्तर, बिस्तर पर बिखरे कपड़े, ड्रेसिंग रूम के फर्श पर पड़े जूते, उसका लैपटॉप, गिटार, दीवार पर लगा उसके फेवरेट म्यूजिक बैंड ग्रुप के पोस्टर्स, सब जैसे उसे चिढ़ा रहे थे। काश, काश कि नैना ने उसकी बात न मानी होती। काश उसे इन सब में शामिल ना किया होता। वो फिर बहुत दुखी हो गई। ऐसे में उसकी ढीली पकड़ से छूटकर वो सेब नीचे गिर गई। वो उसे उठाने के लिए झुकी, मगर तभी पलंग के नीचे से एक हाथ निकला और सेब को अंदर खींच लिया। नैना चिहुक कर पीछे हट गई। ये क्या था? कौन है बिस्तर के नीचे? कौन घुस गया अंकुश के कमरे में? और तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो उस हाथ पर बंधे बैंड को पहचानती थी। इवन वो तो उस हाथ को पहचानती थी। अंकुश! नैना जल्दी से नीचे झुकी और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। नीचे वाकई उसका गुमशुदा भाई अंकुश था, जो दुबक कर छुपा हुआ था। वो पूरा पागल लग रहा था। अंकुश, बाहर आना, तू आ गया, नैना ने उसे फिर पुकारा। वो बहुत खुश थी कि उसका भाई वापस आ गया है, मगर चुप, वो सुन लेगी, चुप चुप हो जाओ, अंकुश पगलाए स्वर में फुसफुसाते हुए बोला। नैना हड़बड़ाई। क्या? कौन सुन लेगी? उसे नहीं पता मैं यहाँ हूँ, पता चल गया ना तो। वो जोर से कांपा और नैना का दिल टूट गया। वो समझ गई कि उसका भाई वापस आ जरूर गया था, मगर बाकियों की तरह वो भी पागल हो चुका था। नैना उठी और अपने माता पिता को आवाज दी। बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया गया। अंकुश ने बहुत उत्पात मचाया।
वो किसी से डर रहा था। उसके माता पिता को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे डर रहा है, मगर नैना जानती थी। उसकी नजरों के आगे फिर घूम गया एकांक, उसकी पीठ चीर कर निकलते हुए वो पंख। अगर नैना थोड़ी देर तक ही उसे देखकर इतना डर सकती है, तो बेचारा अंकुश, वो तो काफी समय गायब रहने के बाद लौटा है, और उसने क्या कुछ नहीं देखा होगा वहां। नैना उस टूटी छत वाली तस्वीर और सायरन के बारे में सोचने लगी। उसने बिस्तर पर पड़े अंकुश को देखा, जो बिस्तर से बांधा भी हुआ था। भागने की कोशिश करते करते वो थक गया था और फिलहाल खर्राटे भर रहा था। नैना ने देखा कि वो बहुत गंदा सा लग रहा था। कपड़े भी मैले कुचैले से थे और उसकी दाढ़ी मूछें भी बढ़ाई थी। नैना उन्हें साफ करने लगी, जितना हो सकता था उसका हुलिया सुधारने लगी। इस दौरान उसकी मम्मी किनारे खड़ी सुबकती रही, जिनकी एकमात्र समस्या थी कि अब लड़के की शादी कैसे होगी। नैना ने अपने पिता से कहा कि वो अंकुश के कपड़े बदल दे और उसके साथ ही रहे, और नैना अपनी माँ के साथ बाहर आ गई। सुना था उसने कि लोग गायब होते हैं फिर लौट आते हैं किसी चमत्कार के तहत। आज अपनी आंखों से भी देख लिया। उन्हें खबर भी ना लगी और अंकुश घर लौट आया। आखिर वो गायब भी तो घर से ही हुआ था। तभी उसे कुछ याद आया और वो ठिठक गई। क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, आप कमरे में जाइए, मैं आती हूँ, बोलकर नैना वापस से अंकुश के कमरे में गई। पापा, अंकुश का मोबाइल? उसने धीरे से पूछा, क्योंकि अंकुश अब भी सो रहा था। ऐसा लग रहा था एक जमाने बाद सो रहा हो। उसके पिता ने एक मेज की तरफ इशारा कर दिया, जहां अंकुश का मोबाइल पड़ा हुआ था। नैना ने उसका मोबाइल उठाया और अपने कमरे में आ गई। उसके मोबाइल पर अब जाहिर है किसी तरह का कोई लॉक या पासवर्ड नहीं था। वो पुलिस की जांच से गुजर चुका था। नैना उसे चेक करने लगी, और जब वो मोबाइल गैलरी में गई तो उसे वो नजर आई, टूटी छत वाली तस्वीर। नैना उसे घूरती रही और मन ही मन एकांक को कोसती रही। अब उसे भी यकीन था कि वो तस्वीर श्रापित थी और एकांक ने उसी का इस्तेमाल करके अंकुश को फंसाया था। नैना ने व्हाट्सएप ओपन किया, जिसके जरिए वो तस्वीर उस तक पहुंची थी, और अब तो और भी पक्का हो गया था कि ये काम एकांक का ही था। अंकुश के इस मोबाइल में 2 सिम एक्टिव थे, और जिस नंबर पर वो फोटो आई थी, ये वही नंबर था जो नैना ने पूछने पर एकांक को दिया था। नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने भाई की हालत को देखते हुए, मगर फिर उसने सोचा कि क्या एकांक भी उतना दोषी है? आखिर वो अपनी समझ से उसके भाई को नहीं, उसके बॉयफ्रेंड को सबक सिखा रहा था। और एकांक। नैना उठ खड़ी हुई और जो कुछ भी उसने देखा था उस बारे में सोचने लगी। कुछ ही घंटे पहले की वो घटना सदियों पुरानी लग रही थी, जब एकांक उसके सामने छटपटा रहा था और उसके शरीर से वो पंख निकल रहे थे। नैना को अब लग रहा था कि क्या उसे कुछ देर और वहां रुकना था, मगर फिर तो वो डरने भी लगती। उसे एकांक की चिंता भी हो रही थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। क्यों उसने उसे सारी बातें नहीं बताई, और इतने दिन तक वो उसके साथ रही और कभी उसे भनक भी नहीं लगी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि एकांक के साथ वो अब उसकी मौजूदगी में पहली बार ही हुआ हो? वो अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, मगर जब भी आंखें बंद करती, एकांक का चेहरा उसकी आंखों में कौंध जाता। इसी तरह सुबह हो गई। सुबह सुबह जब कबीर अपने फ्लैट पर पहुंचा तो उसे नैना पहले ही वहां मिली। वो दीवार से टिक कर खड़ी थी और अपनी सोच में डूबी हुई सी लग रही थी। अरे नैना, तुम इतनी सुबह? कबीर सुखद आश्चर्य से बोला। फिर उस तरफ ध्यान गया कि नैना कुछ अलग लग रही थी। क्या? हाँ, वो बेहद कपड़ों में और जूतों में थी, तभी अपने अस्त व्यस्त हुलिये में भी अच्छी लग रही थी। आओ मैं चाय बनाता, कबीर दरवाजा खोलते हुए बोलने लगा। टाइम नहीं है, नैना जल्दी से बोली, और कबीर उसके असामान्य रूप से गंभीर चेहरे को देखने लगा। नैना, सब ठीक तो है ना? कबीर ने पूछा। नहीं, ठीक नहीं है, नैना बोली, और लाख कोशिशों के बावजूद उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। वो पिछली रात लहूलुहान एकांक को अकेले छोड़ आई थी।
अभी अभी अपने पागल भाई को देखकर आ रही थी और अब तक गुमशुदा संचित वो भी तो था। कबीर उसे अंदर ले आया। नैना, क्या हुआ? उसने फिर पूछा। जवाब में नैना ने उसे अंकुश का फोन दिखा दिया। कबीर ने भी जब उसके मोबाइल पर वो टूटी छत वाली फोटो देखी तो उसके चेहरे पर भी सदमे भरे भाव आए। ये किसने किया होगा? कबीर बोला। एकांक के अलावा कौन होगा? नैना कड़वाहट से बोली। मगर ये नंबर तो आप भी ना। अरे एक फर्जी नंबर जुगाड़ लेना एकांक के लिए क्या मुश्किल है? नैना कुछ चिढ़कर बोली। हाँ ये भी है, कबीर बोला जो अब भी उस मोबाइल को देखे जा रहा था। मगर अंकुश को भी ये नहीं करना था। कबीर ने अफसोस से सर हिलाया। क्या किया उसने? नैना बोली। उसने ये फोटो और भी लोगों को फॉरवर्ड की है। क्या? उनसे हेल्प मांगने के लिए कि क्या वो इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। कबीर बोला। हाँ, एकांक ने एक पजल के रूप में ही उस तस्वीर को उसके मोबाइल पर भेजा था। ये सुनकर नैना ने सोफे पर मुक्का मारा। चलिए अभी तो चलते हैं। वो कबूतर वापस से इंसान बन गया होगा तो आप कान खींचना उसके, बोलकर नैना उठी। क्या? कौन? कबीर हैरानी से बोला। नैना ने फिर परेशानी से अपना माथा मला। कैसे बताए कबीर को एकांक के बारे में? पर बताना तो होगा। सुनिए, इस तस्वीर वाली बहन जी का बलम मिल गया, वो चिढ़कर बोली और अंकुश के मोबाइल की तरफ इशारा किया। क्या? कौन? और जरा ठीक से बताओ। कबीर झुंझलाया। एकांक, वो खुद एक सायरन है। कबीर ने नैना को घूर कर देखा। मतलब अभी अभी उसने क्या सुना था? एकांक और सायरन? ये तुम क्या कह रही हो? कबीर उठते हुए बोला। क्यों, आप हैरान रह गए ना? सोचिए, मैंने तो देखा था सब अपनी आंखों से। लग रहा था मैं पागल हो गई हूँ या सपने देख रही हूँ। बाहर आकर 10 थप्पड़ मारे खुद को, तब जाकर यकीन हुआ कि वो कोई सपना नहीं था, सच में पंख आ रहे थे उसके। नैना बोली। कबीर अब भी उसे ऐसे घूरे जा रहा था मानो वो पगला गई हो। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? पंख, आई मीन सिंग निकला है मेरे। अरे तुम ये क्या? आप चलिए, मैं सब बताती हूँ। अपार्टमेंट के बाहर आकर कबीर ने देखा कि नैना के पास क्या शानदार कार थी। वो उसमें बैठ गए और नैना गाड़ी चलाने लगी। आप तो घर आने वाले थे एकांक से बात करने? नैना ने पूछा। जवाब में कबीर ने नियति के बारे में बताया। ओह, अभी वो ठीक है? हाँ, तुम वो सब छोड़ो, एकांक के बारे में बताओ। ये क्या कह रही थी तुम कि वो सायरन? अब देखकर तो ऐसा ही लगा। क्या देखा तुमने? नैना ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। बस जीत ओबेरॉय के भाई दर्शित से मिलने की बात गोल कर गई। उसने कबीर को यही बताया कि एक दिन पहले जब वो उससे मिलने आई थी तो उसके घर से निकलने के बाद वो सीधे एकांक के घर ही गई थी। गाड़ी रोको, कबीर बोला। क्या हुआ? नैना सिटपटा गई। फिर उसने एक जगह देखकर कार लगा दी। तुम ये क्या कह रही हो? सच में तुमने ऐसा कुछ देखा? कबीर बोला, जिसके चेहरे पर बेहद हाहाकारी भाव थे। ऐसा कुछ तो उसने सोचा ही नहीं था। यही सच है, अजीब है पर सच है, नैना बोली। कबीर गहरी सोच में डूब गया। उसे सब याद आ रहा था। एकांक का उसके घर पर आना, उससे मदद मांगना और ये बताना कि वो तस्वीर वाली लड़की एक सायरन है। और इस दौरान एकांक खुद एक सायरन था। उसने कभी भी यह जाहिर नहीं होने दिया। तुम इतने दिनों तक उसके साथ रही तो तुम्हें यह पता नहीं चला? कबीर ने पूछा। अगर कल रात में उसके कमरे के पास नहीं जाती तो कल भी पता नहीं चलता। हाँ, मुझे लगता है जब उसके पंख आते हैं उसे दर्द होता है। और नैना बोलती हुई रुक गई। उसे फिर ये बात विचलित कर रही थी कि कल रात एकांक कितनी तकलीफ में था जब वो यहाँ से आ गई थी। क्या? कबीर ने पूछा। अब उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। उसने मुंह में कुछ दबा भी रखा था जिससे आवाज बाहर ना निकले। अमूमन तो वो अकेला ही रहता था ना, किसी को क्या पता लगना था उसके बारे में। मैं साथ रहने लगी थी तब भी वो इस बात का पूरा ख्याल रखता था। कहा ना कि अगर कल रात में उसके कमरे के दरवाजे के बाहर नहीं जाती तो मुझे भी पता नहीं चलता। मगर वो चीख क्यों रहा था? अगर वो एक मेल सायरन है भी तो वो पंख उसके शरीर का हिस्सा हुए, ऐसे में चीखना, ये कुछ समझ नहीं आया।
कबीर ने कहा। उसके पास ही चलकर समझते हैं ना, नैना बोली, जो कब से उतावली हो रही थी उससे दोबारा मिलने को। कबीर ने भी सर हिलाया और नैना ने दोबारा कार स्टार्ट की। मगर जब वो दोनों एकांक के अपार्टमेंट के सामने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वहां अच्छी खासी भीड़ थी, सब आपस में बात कर रहे थे और एक पुलिस की गाड़ी वहां से रुखसत हो रही थी। कबीर ने नैना की तरफ देखा, जिसका चेहरा भी सफेद पड़ने लगा था। तुमने पुलिस को कुछ बताया? उसने सख्ती से पूछा। नहीं तो, आपके अलावा मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, और अभी कल की ही तो बात है, नैना हड़बड़ाई सी बोली। तो फिर ये सब क्या है? कबीर बोला, जिसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जरूरी थोड़ी है ये सब एकांक के लिए हो, इतना बड़ा मुर्गी के दड़बे जैसा अपार्टमेंट है, हो सकता है किसी ने कोई कांड किया, नैना बोली। हालांकि उसे भी लग रहा था कि गड़बड़ हो चुकी है। कबीर ने अपना फोन निकाला और एकांक का नंबर लगाया। रिंग जाती रही, मगर कुछ देर बाद उसके कानों में फटे तंबू सी आवाज आई, हेलो। और कबीर इंस्पेक्टर बहल की आवाज पहचान गया। आखिर एकांक का मोबाइल पुलिस के पास क्यों है? साफ जाहिर था वो गिरफ्तार हो चुका है, मगर क्यों? चलो आओ, बोलकर वो कार से उतर गया। नैना भी उसके पीछे उतर गई। वो दोनों अपार्टमेंट के पास पहुंचे, जहां अब भी भीड़ बतिया रही थी। उनमें से कुछ को नैना पहचानती भी थी, आखिर इतने दिनों तक रही थी वहां। वो बात करने को आगे बढ़ी, हेलो, मगर उसकी बात शोर में दब गई। भूत! और लोग उसे देखकर भयभीत होने लगे। नैना भी हड़बड़ा गई कि ये लोग उसे देखकर कैसा बर्ताव कर रहे हैं, जैसे पहचानते ही ना हो। तभी कबीर भी आगे आया। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो झुंझलाया। ये लड़की तो जिंदा है, कोई भीड़ से निकलता हुआ बोला और नैना की तरफ इशारा किया। नैना चिढ़ गई। ए अंकल, कब्र को ससुराल बनाकर बैठे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं जिंदा हूँ? मैं तो जिंदा ही रहूंगी ना, मरे मेरे दुश्मन। नैना बोली, मैं बात करता हूँ। कबीर बोला और आगे आया। क्या मतलब कि नैना जिंदा है? उसे क्या हुआ है? कबीर ने पूछा। अरे भाई, कल कोई भागा था उस एकांक के कमरे से। कौन ये तो पता नहीं चल पाया, मगर धीरे धीरे सबका ध्यान गया कि बंदे के फ्लैट पर हो क्या रहा है। कोई बोला। कबीर ने एक नजर नैना पर डाली, जो थोड़ा झेंप गई। भागी तो वही थी जिसके फ्लैट से। तब हर कोई सो रहा था, हर दरवाजा बंद था, किसी को पता नहीं चला, मगर शोर तो हुआ उसके भागने पर। लोग ढूंढते हुए पहुंचे कि शोर हुआ किधर से, तो उन्हें एकांक का दरवाजा खुला मिला। तो नैना बोली। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि भागते समय उसने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया। वैसे करती भी कैसे? चाबियां एकांक के पास थी, और फिर वो अपने होश में कहाँ थी? तो हम लोग को चिंता हुई, आखिर इतनी रात गए, फ्लैट का दरवाजा खुला होना कोई अच्छी बात तो नहीं। हम एकांक को ढूंढने लगे। ये सुनकर नैना ने जोर से सांस खींची। कुछ ही देर पहले तो वो पंख निकले एकांक को छोड़कर भागी थी, अब जब लोग ही ऊपर आ गए तो क्या हुआ होगा? उसने कबीर की तरफ देखा, जो जानबूझकर उससे नजरें नहीं मिला रहा था। फिर? कबीर ने पूछा। फिर हम एकांक के कमरे में गए तो वहां तो भैया मत पूछो क्या देखा हमने। एक आदमी हाथ नचाते हुए बड़े ही आडंबर से बोला। ठीक है, नहीं पूछते, हम जाते हैं। नैना जाने को हुई, मगर कबीर ने उसे घूर कर देखा। नैना वहां और नहीं रुकना चाहती थी। उसे लग रहा था उसकी तरह अपार्टमेंट के लोगों ने भी एकांक का वो रूप देख लिया। क्या देखा? कबीर ने उस आदमी से पूछा। पूरे फर्श पर खून ही खून, और एकांक उसे साफ कर रहा था, मगर कर नहीं पाया। तब तक हम पहुंच गए ना, वो आदमी बोला। उसकी आंखें फटी हुई थी, ऐसा लग रहा था निकल कर बाहर न गिर पड़े। किसका खून था वो? कबीर ने पूछा। नैना कसमसाई, क्योंकि वो जानती थी कि वो खून खुद एकांक का ही था। पता नहीं जी, तब तो हमें लगा कि एकांक ने नैना को ही मार डाला है, वो व्यक्ति बोला। नैना ने सिर पीट लिया। मतलब इसलिए ये लोग उसे जीता जागता देखकर डर गए थे, इन्हें लगा वो भूत है। अभी एकांक कहाँ है? कबीर बोला। पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस को किसने कॉल किया? नैना गुस्से से चिल्लाई। हमने ही किया जी, अब ऐसी चीजें देखकर कैसे ना करते।
क्या किया उसने? अब बंदा घर में पोछा भी नहीं लगा सकता। नैना पैर पटकती हुई बोली, तुम अब बकवास कर रही हो, चलो चले। कबीर बोला। नैना एकांक के घर पर जाना चाहती थी, मगर उसे तो पुलिस ने सील कर रखा था। अब क्या होगा? नैना बोली। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।